हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इस सीरीज में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HCV सर। इसमें हम व्हाट इज फिजिक्स कवर कर चुके हैं। सेकंड आर्टिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कवर कर चुके हैं। एंड थर्ड आर्टिकल यूनिट्स हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने बेटा पढ़ लिया था हु डिसाइड्स द यूनिट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की। बट बेटा, मैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज पर जाऊं उससे पहले यूनिट को लेकर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा बेटा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर यूनिट्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन और 11th-12th क्लास। तो इसकी ज़रूरत बेटा सिर्फ 11th-12th क्लास में ही नहीं, आगे जाकर भी आप जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ पर यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा। आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा नासा का एक मिशन, नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन था बेटा। जैसे भारत ने मंगलयान भेजा था उसी तरह से मार्स ने नासा ने 1998 में एक मिशन लॉन्च किया था, जो लॉन्च के लगभग 8 से 9 महीने बाद 1999 में फेल घोषित किया गया। फेल क्यों घोषित किया गया बेटा, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। हुआ क्या था, गड़बड़ क्या थी। जब नासा के साइंटिस्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इतना बड़ा मिशन फेल कैसे हो गया, तो उन्हें पता चला उनकी दो अलग अलग यूनिट्स, कुछ इंजीनियर्स जो कि काम कर रहे थे प्रोब पर, सैटेलाइट का एक हिस्सा होता है, ऑर्बिटर का एक हिस्सा होता है, जो काम कर रहे थे प्रोब मैन्युफैक्चरिंग पर, और एक यूनिट जो JPL लेबोरेटरी है, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा, वहां पर काम कर रही थी। प्रोब बनाने वाले इंजीनियर्स ने जो डेटा बनाया, जो चीजें तैयार की, वो इन्होंने तैयार की मेट्रिक यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट वहां पर पाउंड्स में ली गई, राइट। और जो लेबोरेटरी थी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी, वहां के जो सॉफ्टवेयर्स थे उनको तैयार किया गया था बेटा मेट्रिक यूनिट्स के लिए, इंग्लिश यूनिट्स के लिए तैयार नहीं किया गया था। और मेट्रिक यूनिट्स में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। यहां पर इंग्लिश यूनिट्स का यूज किया गया और यहां पर मेट्रिक यूनिट्स का यूज किया गया। तो एक ही मिशन में दो अलग अलग यूनिट्स ने, दो अलग अलग हिस्सों ने दो अलग अलग तरह की यूनिट्स का उपयोग में लाए, दो अलग अलग तरह की यूनिट्स को यूज में लिया, जिसकी वजह से नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर अपने पाथ से भटक गया। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इंजीनियर्स ने बोला होगा कि 10 पाउंड का फोर्स चाहिए, मान लीजिए ऐसा बोला हो, और वहां पर सॉफ्टवेयर ने समझा होगा 10 न्यूटन, तो सारी कहानी ही खत्म हो गई बेटा। दोनों यूनिट्स ही अलग हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन ही अलग है, दोनों की अमाउंट अलग है। इस वजह से नासा का एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया। हालांकि आप सबको जानकर खुशी होगी बेटा, 2013 में भारत ने भी मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जो कि हमने सक्सेसफुली अचीव किया। इवन उस मिशन, मंगलयान मिशन की जो लाइफ थी, that life was expected to be of 6 months, बट वो 7 सालों तक अच्छे से काम किया। एंड फाइनली अप्रैल 2022 में प्रोपेलेंट
एग्जॉशन की वजह से, फ्यूल खत्म होने की वजह से अंततः उसे माना गया कि अब हमारा इससे कांटेक्ट नहीं है और वो अब हमारे काम का नहीं रहा। 7 साल तक मंगलयान मिशन में जो ऑर्बिटर यूज हुआ उसने देश को सेवाएं दी। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी चर्चा समझ आई होगी और मेन बात इससे ये समझ आया होगा बेटा कि किस लिए हमारे लिए यूनिट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नासा जैसे साइंटिस्ट भी, नासा के जो साइंटिस्ट हैं, मैं मानता हूं बहुत उच्च दर्जे के वो साइंटिस्ट रहे होंगे, उनसे भी एक छोटी सी गलती वहां पर हुई जिसका खामियाजा नासा को भुगतना पड़ा। तो आइए बेटा HCV सर द्वारा लिखी गई आगे की कहानियों पर चलते हैं, आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आगे HCV सर बताते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड एंड एवरी क्वांटिटी नीड्स अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अलग अलग क्वांटिटीज बनाएंगे, आपके हर फिनोमिना को मेजर करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए और अगर एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिट चाहिए। However, not all the quantities are independent of each other। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल कि आपने बचपन में शायद ये पढ़ा हो कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंडेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड लेंथ पर डिपेंड किया एरिया। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जरूरी नहीं है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती हैं। देयरफॉर यूनिट्स भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती हैं। एज अ सिंपल एग्जांपल, इफ अ यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड, अ यूनिट ऑफ एरिया इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर यूज करेंगे तो यूनिट ऑफ एरिया विल बी मीटर स्क्वायर। अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ को सेंटीमीटर चूज करेंगे तो यूनिट ऑफ एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है। आगे सर बताते हैं इट्स एरिया कैन बी कॉल्ड द यूनिट एरिया। बिल्कुल सही बात है। वो एक आपकी बेसिक क्वांटिटी बन जाएगी, बेसिक यूनिट बन जाएगी। एक बार फिर से, ऑल एरियाज कैन देन बी कंपेयर्ड टू दिस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। Similarly, if a unit of length and a unit of time interval are defined, a unit of speed is automatically obtained। क्योंकि बेटा स्पीड को लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रहे चीजें तो स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमने डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकंड में लिख दिया तो आपके पास मीटर पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां पर बेटा देखेंगे आ डिफाइंड अ यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड इफ अ पार्टिकल कवर्स अ यूनिट लेंथ इन यूनिट टाइम इंटरवल, वी से दैट इट हैज अ यूनिट स्पीड। We can define a set of fundamental quantities as follows। ये तो समझ आ गया कि कुछ यूनिट्स बाकी की यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। इतनी चर्चा तो हमें क्लियर बिल्कुल हो गई। अब अगर डिपेंड कर रही हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए HCV सर ने क्वांटिटीज को यहां पर लिखा है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये बांटने वाले कौन है बेटा, वही जिन्होंने यूनिट्स डिसाइड की थी। हु डिसाइड्स द यूनिट में हमने जिनकी चर्चा की थी। तो बेटा इन क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया 2 हिस्सों में, द फंडामेंटल क्वांटिटीज और कुछ अदर क्वांटिटीज भी हैं। 2 तरह से क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया, राइट। तो बेटा आगे की चर्चा करें अगर, देखिएगा द फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल का मतलब है जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, जबकि बाकी सारी क्वांटिटीज इन फंडामेंटल पर आकर डिपेंडेंट होनी चाहिए। इट टर्न्स आउट दैट द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ओनली 7। ये किसके लिए लिखा है बेटा, मैं बता दूं, SI सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए ही ये बात लिखी गई है। सर्वदा सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ SI ने फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बताई हैं, 7। और कौन सी 7, वो भी आपको बताई गई। कितनी खूबसूरत बात है बेटा। मैं मानता हूं फिजिक्स में शायद सैकड़ों या हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, बट सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आपके पास सिर्फ कितनी है, 7। कि इन 7 की यूनिट्स को याद कर लें, बाकी सबकी यूनिट्स आपको अपने आप पता चल जाएंगी, क्योंकि वो बाकी सब क्वांटिटीज इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है।
All the rest may be derived from these quantities by multiplication and division. Many different choices can be made for the fundamental quantities. ये सबसे जरूरी बात है, अलग अलग चॉइसेस बनाई जा सकती हैं। एसआई ने 60 कौन सी मानी वो अलग है, आप कौन सी माने वो कहानी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन टेक स्पीड एंड टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इच्छा है, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मैं टाइम से डायरेक्टली स्पीड नहीं निकाल सकता। आप कहोगे सर डिस्टेंस पता है तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो ध्यान से समझिएगा जो बताना चाह रहा हूं यहां पर। जैसे अगर आपने यहां पर डिस्टेंस और टाइम को फंडामेंटल माना, तो वेलोसिटी या स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर आपने वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल माना, देन डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम। तो या तो अब ये आपकी इच्छा है, चाहे आप डिस्टेंस और टाइम को फंडामेंटल मानकर स्पीड को डिराइव्ड मान ले, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मानकर डिस्टेंस को फंडामेंटल डिराइव्ड मान ले, ऐसा आप कर सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर है। उसी पर सर ने भी यहां पर चर्चा की है। राइट बच्चा, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहां तक। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार की चर्चा हो रही है। यहां पर सर आगे हमें बताना चाहते हैं कि वन कैन टेक द स्पीड एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ तब क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। If something travels at unit speed, the distance it covers in a unit time interval will be called a unit distance. One may also take length and time interval as the fundamental quantities. तब जो speed है will be a derived quantity. तो ऐसे आप बदल सकते हैं। Several systems are in use over the world, and in each system the fundamental quantities are selected in a particular way. बहुत सारे system. The units defined for the fundamental quantities are called fundamental units, and those obtained for the derived quantities are called derived units. तो दो अलग अलग दुनिया हो गई। जिसको बेस मानेंगे वो फंडामेंटल है, जिनसे बाकी सब निकलेंगी वो डिराइव्ड है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। सही बात है, उन्हीं पर आपने बाकी क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी बताई है। यहां पर अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसआई यूनिट्स की। एसआई सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। 1971 में सीजीपीएम, कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, हेल्ड इट्स मीटिंग एंड decided a system of unit which is known as International System of Units. It is abbreviated as SI from the French name Le System International the Units. This system is widely used throughout the world. जरूरी नहीं है सब यूज करें। कल मैंने आपको बताया था 64 कंट्रीज ने 2024 तक साइन किए थे, बट सब कंट्रीज ने नहीं किए थे। ऐसा हो सकता है। टेबल 1.1 यहां पर दी गई है जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बताती हैं इन एंड देयर एसआई यूनिट्स इन एसआई। देखिएगा इस टेबल में सर ने फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बताई हैं। आप देख सकते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई में डिफाइन की गई और उनकी यूनिट लिखी है, यूनिट का सिंबल लिखा है। देख सकते हैं लेंथ की यूनिट मीटर मानी गई है एसआई में, सिंबल एम। मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। ध्यान रखें के छोटा होता है इसमें। और टाइम सेकंड एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक बात आपको बता दूं बेटा, ज्यादातर आप जो पढ़ाई करेंगे शुरुआत के समय में वो आप करेंगे लेंथ, मास और टाइम पर। ज्यादा चर्चा इसी बात पर रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट आप 12th क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, परंतु बेटा जब 11th में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय के बाद ये सब आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेनली केमिस्ट्री का हिस्सा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप आमतौर पर इसे कभी नहीं देखेंगे, बहुत रेयर है कि कभी आपको ये क्वांटिटी देखने मिले। राइट बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। तो बेटा 3 तरह की चीजें हो गई, फंडामेंटल, डिराइव्ड और 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। हालांकि मैं बता दूं बेटा 2019 को इन्हीं सीजीपीएम वालों की जो मीटिंग हुई उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स को खत्म करके डिराइव्ड में डाला गया। बट आज भी जेई
और एनसीईआरटी भी इन्हें सप्लीमेंट्री मानकर ही सोल्व करते हैं, इसलिए हम भी सप्लीमेंट्री ही माने। दे आर फॉर द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। दो तरह के एंगल्स बताए गए, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, सॉलिड एंगल एक कोण में ये जो एंगल बनता है बेटा, यहां पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री यूनिट से बताया जाता है। द यूनिट फॉर द प्लेन एंगल इज रेडियन एंड द सिंबल इज रेड। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन एंड सिंबल इज एसआर। ठीक है, ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, राइट। अगर मैं बताऊं आपको बेटा प्लेन एंगल को लिखा जाता है, प्लेन एंगल कैन बी रिटन एज लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस प्रकार से। सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूंगा, सॉलिड एंगल कैन बी रिटन एज एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है। और इनकी यूनिट्स क्या है बेटा, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानना ही आपके लिए जरूरी है। अगली बात, एसआई ने कुछ प्रीफिक्स बताए। प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा, चीजों को बोलने के, क्वांटिटीज को बोलने के लिए कुछ इंग्लिश प्रीफिक्स उन्होंने डिफाइन किए। कैसे किए देखिएगा, क्यों किए पहले ये भी समझेंगे। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज। वी टॉक ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, जो कि कितना है बेटा 10 की पावर -15 मीटर, बहुत छोटी क्वांटिटी। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्वेसर फ्रॉम अर्थ विच इज अबाउट 10 to the power 26 मीटर। तो बेटा आपको 10 to the power -15 से 10 to the power 26 तक आपको वेरिएशन देखना है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। इवन मास में भी देखें, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg एंड दैट ऑफ आवर गैलेक्सी इज अबाउट 2.2 into 10 to the power 41 kg। बहुत बड़ा गैप है, बहुत वाइड रेंज है जिसकी आपको चर्चा करनी है। द सीजीपीएम रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर सर्टेन पावर्स ऑफ 10 की पावर्स को कुछ बोलना शुरू करते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। तो वो एसआई प्रीफिक्स यहां पर बताए गए हैं बेटा, इस टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे 10 to the power 18 तो एक्सा यूज किया जाता है, 10 to the power 15 के लिए पेटा यूज किया जाता है, 12 के लिए टेरा यूज किया जाता है, 9 के लिए गीगा, 6 के लिए मेगा, 3 के लिए किलो, 2 के लिए हेक्टो, किलो तो आपने देखा भी है, किलो के लिए अभी किलोग्राम की हमने बात की थी। 1 के लिए डेका, -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 एटो। बट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, देखिएगा मैं खास तौर पे कहूंगा बेटा मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये आप जरूर से ध्यान में रखें। ये काफी बार आप देखेंगे कि आपको यूज में लेनी पड़ेंगी बेटा। बाकी ध्यान में अभी इमीडिएटली रखना जरूरी नहीं है, बट हाँ जिन्हें मैंने मार्क किया वो तो जरूर याद रखें, काफी ज्यादा इनका यूज आएगा। इसी के साथ सेक्शन 1.3 यहां पर समाप्त होता है। अगला सेक्शन है 1.4 डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी बेटा अगली क्लास में।